एक अजब मंजर था। नमाज के लिए सफ बंदी हो चुकी थी। इमाम के ऊपर बहुत सारे मुक्तदियों का माजी करीब के अंदर इख्तलाफ था। लेकिन फिर वक्त ऐसा भी आया कि जब फलक ने यह देखा और बहुत से ऐनी शाहिदीन इस पे अश कर उठे कि मुक्तदी जिस इमाम की इमामत में नमाज अदा कर रहे थे वही इमाम उनके लिए इन हालात में कि जब उनके सरों के ऊपर खौफ मुसल्लत था और उनके लिए बेचैनी की कैफियत पैदा हुई थी, वही उनके लिए राहबर के तौर पे सामने आया और उसी ने एक ऐसा छक्का मारा कि लोग वर्ताए हैरत के अंदर मुब्तला हो गए। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के दिन जितनी पकड़ धकड़ हुई, जितनी दौड़ लगाई गई, जितनी मुलाकातें हुई, रात गए तक नंबर गेम पूरे होने के दावे किए जाते रहे। फिर बाद में यह ऐलान हुआ कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वो ताखीर का शिकार होगा। पहले सुबह के औकात में उसका तायुन किया गया, फिर रफ्ता रफ्ता वक्त को बढ़ाया जाता रहा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब यह कहा गया कि ऐवान ज़ेरीं का जो इजलास है वो तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐवान बाला का इजलास रात के 3 बजे भी हो सकता है। लेकिन फिर सारी उम्मीदों पर पानी फिरा। उन उम्मीदों पर पानी फिरने के पीछे की वजूहात के ऊपर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन आज के दिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं और पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होने पर हुकूमत कहती है ये हमारी नाकामी नहीं है, हमारे नंबर्स पूरे थे। लेकिन अगर नंबर्स पूरे थे तो फिर तरमीम हुई क्यों नहीं? आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन की जो बातें हुई, तरामीम मंजूर हो जाएंगी इसके दावे जो किए जा रहे हैं और उसमें यह कहा गया कि इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता और अगर तरामीम नहीं भी आई तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ये तो हम भी कह रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज ये कहा है कि मसला नंबर गेम का नहीं था, बल्कि मुसव्विदे के कुछ निकात पर इत्तफाक का ना होना था, जो कि हर फरीक को हक हासिल है कि मुसव्विदा कभी भी सामने नहीं आता बल्कि पहले ही ये ऐवान में पेश होता है। लीगी रहनुमा आज के दिन ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वक्त मांगा है और मौलाना बहुत सारी चीजों के ऊपर मुतमईन थे। मैं बताता हूं कि मौलाना किन चीजों के ऊपर मुतमईन हुए और मौलाना किन चीजों से इख्तलाफ किया। कहते हैं मौलाना को तरामीम पर इत्तफाक है मगर बाज जजियात की तफसील के मुताले के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। कल होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में आईनी तरामीम का मुसव्विदा पेश किया जाना था, लेकिन रात गए हुकूमत को तरामीम की मंजूरी के लिए मतलूबा अक्सरियत ना मिलने पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास जो थे वो मुलतवी करके आज फिर इजलास तलब किए थे। और मुजव्विजा तरमीमी बिल जो थी उसका जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के अंदर चीजें क्या शामिल थी? 63A में तरमीम की तजवीज शामिल है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पे वोट शुमार करने की तरमीम की भी तजवीज है। ये मैं बताता हूं कि ये क्यों है और इसका मकसद क्या होता है। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत की तजवीज है और आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीका कार में भी तरमीम की तजवीज शामिल है। मुजव्विजा आईनी तरमीमी बिल के मुसव्विदे के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम जो था वो कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को देगी और दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। सीनियर मोस्ट का नहीं होगा, 3 जजेस में से इंतखाब किया जाएगा, 3 नाम दिए जाएंगे और उसमें से इंतखाब होगा। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे और कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 7 दिन पहले सिफारिशात जो थी वो वजीर आजम को देंगे। यानी ये जो कह रहे थे कि नए चीफ जस्टिस का ऐलान करें, उन्होंने उसके अंदर रखा था 7 दिन पहले का। मुजव्विजा आईनी तरमीमी बिल के मुसव्विदे के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी, यानी 3 साल मौजूदा जजेस से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट का जज कौमी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा और बिल में हाई कोर्ट से सू मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज भी शामिल थी। अब इसके ऊपर जो भाग दौड़ हुई उसके पीछे तो मैं उसके पीछे के निकात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये जो बात सबसे पहले की गई कि वोट शुमार किया जाएगा, बुनियादी तौर पे हुआ क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की और फ्लोर क्रॉसिंग करके उन्हीं के दौर में जब वोट तब्दील हुए, पंजाब के अंदर की सिचुएशन देखने में आई कि पंजाब में फ्लोर क्रॉसिंग के नतीजे में जो वोट जो थे वो तब्दील हो गए। तो उस वक्त सूरत हाल क्या बनी
गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पार्टी के बयानिए से इनहराफ करके दूसरी तरफ चला जाता है तो पहला तो ये कि वो डिस्क्वालीफाई, दूसरा ये कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। यूं फिर जो नून लीग की हुकूमत बनी थी वो खत्म हो गए, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। अब ये जो पीटीआई के लोग इन्होंने तोड़ के अपने साथ किए हुए थे उनके बारे में तो ये था कि ये उन्हें अपने साथ में ला लेंगे। फिर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि फैसले के अंदर कोई बहाम नहीं है, वजाहत हम ये जारी कर रहे हैं कि यही वजाहत है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया जा सकता है। अब वो हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब अगर उनकी फ्लोर क्रॉसिंग करवाते थे तो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज उनके ऊपर आयद होती थी। इन्होंने तरमीम के अंदर यह रखा हुआ है कि अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग भी कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई तो वो हो जाएंगे लेकिन वोट उनका शुमार होगा। इसके ऊपर ये कहते हैं कि मौलाना अग्री कर गए थे। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि बड़ी खतरनाक तरमीम आ रही है। उन्होंने कहा जी कि इसमें किसी हद तक अगर बदलाव है तो वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है और अभी भी 73 के आइन के तब्दीली के हवाले से मौलाना ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। कहा यह जा रहा था कि एक वक्त आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मान गए, ये जराए बताते हैं, वो भी मान गए और दबे लफ्जों में ये कहना शुरू हो गए कि अगर अवाम की हिमायत के अंदर है, अवाम के लिए है, अवाम की बेहतरी के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए तो हमारे साथ डिस्कस कर लें। लेकिन मौलाना भी माने हुए थे। मौलाना ने कुछ चीजों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और नून लीग का जो वफ्द गया, नून लीग के वफ्द ने कहा कि अगर ये हमारी नहीं ना मानते तो ये किसी के कहने पे मान जाएंगे। ये बात मौलाना को पता चली और मौलाना इस बात के ऊपर डट गए। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है ये इनके हक में नहीं रही। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की अदालत थी, मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस जो थे उनके खिलाफ संगजानी में जमानत की दरखास्तों के ऊपर समाअत की और प्रोसिक्यूटर से यह सवाल किया कि शेर अफजल खान मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर एमएनए से क्या कुछ बरामद हुआ। इस वक्त प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अदालत ने मुकदमे में तमाम पीटीआई एमएनए की जमानत बाद अज गिरफ्तारी 30-30 हजार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार एमएनए में शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान और नईम अली शाह शामिल थे जिन्हें पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया। तो इन लोगों को गिरफ्तार मेंबरान असेंबली का जिस्मानी रिमांड कलदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था, जबकि स्पीकर अयाज सादिक ने एमएनए के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया था और उन पार्लियामेंट लॉजेस में रहने का हुक्म दिया था। कल इनके बारे में भी बातें हुई, ये इन एमएनए के बारे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सॉफ्ट कॉर्नर और सॉफ्ट जेस्चर देने की बातें की। तो इस ज़िमन के अंदर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ कि वो बानिए पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत में ना चले जाएं। तो इस ज़िमन के अंदर भी कुछ यकीन दहानी करवाई गई कि आज बानिए पीटीआई इमरान खान की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। सियासतदानों और फौजी ऑफिसर्स के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पे लाई गई हैं। अगर बयानात किसी ऑफिसर की तरफ से आए तो वो संजीदा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाबन कहा कि वजारत दिफा के पास आज के दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं है। वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज अभी नहीं आई। अगर कोई दरखास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा, आपको नहीं लगता कि आपकी दरखास्त जो है वो कबल अज वक्त है, क्योंकि अभी तो ऐसा मंजरनामा ही नहीं बना और आपकी दरखास्त पे मैंने नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया था। अगर जवाब आता कि हां मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर आगे बात बढ़ती। हम आज एक अलग दौर के अंदर हैं और आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझे। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नुमाइंदा वजारत दिफा ने आज अदालत को यह बताया कि मैंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज्यादा केसेस किए हैं, जिस पे अदालत ने पूछा कि आप कैसे सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं, जिस पर मुतल्लिका नुमाइंदे ने जवाबन ये बताया कि मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस मौके के ऊपर सवाल किया कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का तरीकाकार क्या है। आप मुझे इस हवाले से तरीकाकार फराहम कर दें।
عدالت کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق واضح جواب نہیں دیا جا رہا، یہ انہوں نے کہا۔ تو وزارت دفاع کے نمائندے نے جواباً کہا کہ اس حوالے سے ہمارا بڑا صاف ستھرا طریقہ کار ہے، ہم بھی قانونی شہادت کے اوپر چلتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی نے اگر بات کر دی تو اس کی بات کو مانا جائے گا، قانونی شہادت ہوتا ہے، قانون شہادت کے مطابق جو چیزیں پروسیجر آپ کے چلتی ہیں وہی چیزیں چلتی ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس یہ کہ نیب کے قانون کو سپریم کورٹ نے ڈریکونین قرار دیا، لیکن اس میں بھی طریقہ کار موجود ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سول عدالت چارج فریم کرے گی، ٹرائل کورٹ اگر کہے کہ کیس ملٹری کورٹ کو بھیجنا ہے تو پھر نوٹس دے کے بھیجا جا سکتا ہے۔ عدالت نے بعد میں بانی پاکستان تحریک انصاف کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق حکومت سے واضح موقف طلب کر لیا، جس پر وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا کہ موقف لے لینے دیں۔ ابھی تک تو ایسی کوئی اختراع بھی ہمارے ادارے کے اندر موجود نہیں ہے کہ ان کا ایسا کچھ ہونا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک سٹیپ فارورڈ چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ سٹیپ اٹھائیں نہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے آئندہ سماعت پہ واضح موقف دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ منگل تک ملتوی کر دیا، آئندہ منگل تک۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں کل معلوم یہ پڑا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے بارہا یہ کہا کہ ہمارا فلاں بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، فلاں بندے کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن اس پورے منظرنامے میں لکھا گیا کہ آپ باتیں بہت سی ایگزیجریٹ بھی کر جاتے ہیں۔ اس وقت اگر اس ترمیم کے اندر آپ حصے داری ڈال لیں نا تو حالات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سول سپرمیسی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس طرف کو جائیں اور ادھر سے پھر آگے بڑھنے کی بات کریں تو میثاق پارلیمان کے تحت بہت سے حقوق آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں، تو یہ جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے۔ اب اس ضمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے قدرے قدم آگے بڑھایا، لیکن کل جو رکاوٹ تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا رتی برابر کا کریڈٹ نہیں ہے۔ اگر کریڈٹ کوئی لینا چاہے تو اس کے اندر جو رد و بدل ہو رہا ہے، اس کے اندر جو غور و خوض ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف مولانا کی وجہ سے ہے۔ اختر مینگل صاحب کے جو 2 ووٹ تھے، اختر مینگل صاحب نے شرائط ہی اور رکھ دی، اور اختر مینگل صاحب کی شرائط جو تھی وہ کچھ متنازع بھی تھیں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی اور جو شرائط رکھی اس میں کسی حد تک وہ جینون ہوں گی، لیکن آپ سبھی لوگوں کو وہ لاپتہ افراد والا معاملہ کہ پھر سوال یہ بھی اٹھیں گے کہ جنہوں نے حملے کیے تھے وہ حملہ آوروں کے اندر جو لوگ موجود تھے جن کی نشاندہی ہوئی تھی ان کو تو وہ ساری تنظیمیں لاپتہ قرار دے رہی تھیں، تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن کس طریقے سے دیں گے؟ تو اس لیے ان کے جو مطالبات تھے وہ اور طرح کے تھے، اور اس کے اوپر تحفظات اگر حکومت بھی کرتی تو وہ جینون تھے۔ لیکن مولانا نے کل جو اپنے ووٹ بچائے اور مولانا نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے، کہ ماضی میں یہ کہتے تھے مولانا کی طاقت کیا ہے، جب مولانا نے حصہ مانگا تھا کہ پنجاب میں دیں تو انہوں نے کہا تھا حصہ بقدر جسہ، تو مولانا نے کل بتایا کہ پھر جسہ ان کا کتنا ہے، اسی جسے کو لے کے جس طریقے سے یہ کارروائی رکی اور غیر معینہ مدت تک رکی ہے۔ اب اس ضمن کے اندر حکومت کہتی ہے کہ ہماری کوئی ناکامی نہیں، لیکن یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی تھی، اور حکومت کے اندر اس حوالے سے بڑی ہلچل بھی مچی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ ہلچل کیا نتیجہ لے کے آتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔